दोस्तों, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम में। तो हम लाए आपके लिए बीएससी पार्ट थर्ड। कौन सी? बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर नंबर सेकंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कौन सी? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम चर्चा करते हैं। कौन सी यूनिट? फर्स्ट यूनिट के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता तो होगा कि पैटर्न, जो मैथ का एग्जाम पैटर्न आता है, पेपर पैटर्न आता है, वो तो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखा होगा। सेम उसी प्रकार का क्या होता है पार्ट थर्ड का, मतलब थर्ड ईयर का भी क्या होता है, उसी प्रकार का पैटर्न आता है। अब जो बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में, जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट से कि दो क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट के सेकंड, ए और बी। इसके दो क्वेश्चन आ गए। ए क्वेश्चन करना क्या होता है? कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। और बी में क्या हमारे पास दो ऑप्शन में आते हैं, मतलब इनमें से अथवा और में आता है कि इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फर्स्ट यूनिट की। तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास क्या होता है? 3 चैप्टर है, मतलब फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में से हमें कौन सा पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना। क्योंकि हमारे को जो सेकंड चैप्टर जो अथवा में है वो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आता है, ये हमें पता रहना चाहिए। तो जो सेकंड क्वेश्चन होता है और वाला, वो सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आता है। और फर्स्ट और सेकंड के थर्ड, तीनों में से हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन है, तीनों में से सेकंड को क्या करना है? नहीं पढ़ना है। क्योंकि फर्स्ट और थर्ड से क्या होता है, फर्स्ट का ए और बी कंप्लीट हो जाता है, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम अवकलनीयता की, चैप्टर नंबर थर्ड का। पहले हम चैप्टर नंबर थर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में हमने अच्छी तरह पढ़ लिया था 3D में। अब उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर थर्ड की। उसमें फर्स्ट टॉपिक है अपना अवकलनीयता। कौन सा? अवकलनीयता। अब अवकलनीयता होती क्या? अवकलन तो हमें सबको पता है कि अवकलन होता है कि एफ ऑफ एक्स डैश में जिस प्रकार जितनी डैश होगी उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन बोलेंगे। जैसे एफ ऑफ, यहाँ अगर एक बार डैश है तो एक बार डिफरेंशिएशन, अगर यहाँ दो बार डैश है तो दो बार डिफरेंशिएशन। ये तो हमने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में अच्छी तरह पढ़ लिया है। लेकिन अवकलनीयता की बात करते हैं। जब बात आती है अवकलनीयता की, तो अवकलनीयता में होता क्या है कि हमने सेकंड ईयर में एन, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हमने एक चीज सीखी थी कि एफ ऑफ एक्स डैश, मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ जेड फंक्शन में लेते हैं। कौन से फंक्शन में लेते हैं हम? जेड फंक्शन में, क्योंकि आसान रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई हमारे पास कोऑर्डिनेट रहेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं? जेड फंक्शन में लेते हैं। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास? एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। अब ये तो क्या होता है? अवकलनीयता। लेकिन इसकी लिमिट होती है, वो क्या होती है? लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0। ये क्या होता है? अवकलनीयता का सूत्र होता है, जो हमने सेकंड ईयर में एन में, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में क्या करा था? पढ़ा था। अब बात करते हैं इस अवकलनीयता की। तो अवकलनीयता हमारे पास क्या, अवकलनीयता जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया हमारे पास? एफ डैश जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड। ये किसके लिमिट में चल रहा है? लिमिट ऑफ डेल जेड टेंड्स टू 0। अब अगर यहाँ जेड इज इक्वल टू, मतलब मैं एफ ऑफ यहाँ क्या लेता हूँ? जेड नोट लेता हूँ, तो मेरे पास फंक्शन क्या बनेगा? एफ ऑफ जेड नोट प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट अपॉन डेल जेड। ये लिमिट क्या रहेगी मेरे पास यहाँ? डेल जेड टेंड्स टू 0। आगे दोस्तों समझिए बात, यानी कि जेड नो यहाँ क्या है? ये केवल फंक्शन का डिफरेंस है, मतलब यहाँ कोई सा भी फंक्शन आ सकता है। जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा? केवल ये ही रहेगा। आगे बात समझ लीजिए दोस्तों। तो इसको ये हमारे को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये रखो चाहे वो रखो, दोनों में से एक रख लेते हैं। अब इसका हम क्वेश्चन पे चलते हैं कि अवकलनीयता क्वेश्चन किस प्रकार आता है। जैसे हमारे पास अवकलनीयता का क्वेश्चन आता है कि जेड क्या, जेड स्क्वायर ये मूल बिंदु पर, कौन से? मूल बिंदु पर इसकी अवकलनीयता क्या करनी है? हमारे को चेक करनी है। अब मूल बिंदु पर अवकलनीयता चेक करनी है, तो मूल बिंदु हमें पता है दोस्तों कि क्या होता है कि जहां x और y एक्स ये क्या कटती है, मतलब आपस में जहां कटती है ये बिंदु, जिसके x और y कोऑर्डिनेट होते हैं, वो कितने होने चाहिए? 0 और 0। मतलब जहां इसके कोऑर्डिनेट 0 और 0 होंगे तो वो कौन सा होगा? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पे मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, ये हमें पता रहना चाहिए। तो बात करते हैं हम जब क्वेश्चन की ओर, कि क्वेश्चन क्या हमारे पास जो फलन दे रखा है वो किस में दे रखा है? मोड ऑफ जेड स्क्वायर। जब मोड ऑफ जेड स्क्वायर देख रहा है तो देखिए क्या करनी है हमारे को? अवकलनीयता ज्ञात करनी। जब अवकलनीयता चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? अवकलनीयता का फॉर्मूला लगाएंगे। जब फॉर्मूला लगाता हूं मैं, तो क्या चल रहा है मेरे पास?
एफ ऑफ जेड को मैं क्या है इस साइड लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से सोल्व करता हूँ तो मेरे पास बहुत ज्यादा बच जाएगा, इक्वल टू क्या एफ ऑफ, अब देखो मेरे पास ये पूरा फंक्शन, मतलब इस फंक्शन को किस रूप में है मेरे पास, मोड के रूप में। तो मतलब मैं इसको क्या लेता हूं, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड प्लस डेल जेड का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन डेल जेड, ये आ गया। अब दोस्तों हमारे पास हमें पता होता है कि क्या, ये याद कर लेना कि ये फॉर्मूला होता है मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ क्या जेड जो होता है वो क्या होता है स्क्वायर का मतलब ये क्या जेड डॉट जेड बार, मतलब जेड मोड का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, जेड डॉट जेड बार के। ये हमेशा हमें क्या करना है याद करना है। तो चूंकि हमने लगा दिया कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर। अब जो इसका फंक्शन है एफ ऑफ फंक्शन है, इस फंक्शन को क्या कर रहा हूं मैं बाहर ले रहा हूं, मतलब हटा रहा हूं। जब मैं इस फंक्शन को हटाता हूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है, जेड प्लस डॉट जेड का स्क्वायर माइनस मोड ऑफ जेड का स्क्वायर अपॉन डेल जेड, ये मेरे पास ये आ गया। अब इसके बाद मैंने इसको क्या किया, इसमें ये चीज अप्लाई की, ये जब ये चीज इसमें अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास वैल्यू आएगी जेड प्लस डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड पे बार माइनस जेड डॉट जेड बार अपॉन डेल जेड। दोस्तों यहां तक आई बात समझ में कि मैंने इस चीज को क्या कर दिया, इसमें अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये पूरा फंक्शन यहाँ क्या था जेड है, तो मैं माना कि ये पूरा फंक्शन मेरे पास क्या है जेड है, ये पूरा फंक्शन मतलब जेड प्लस डेल जेड है। ये पूरे फंक्शन को मतलब जेड प्लस डेल जेड को मैंने किसके रूप में रख लिया है, जेड के रूप में। जब जेड के रूप में रखा तो मेरे पास क्या आ गई, ये टर्म आ गई। अब मैंने इसे खोला, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था इलेक्ट्रिकल में कि जब यहाँ बार हटता तो यहाँ चिन्ह क्या आ जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन ये केवल सेकेंड ईयर तक ही सीमित है, इलेक्ट्रिकल में ही सीमित है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं हम जब, तो मैथमेटिक्स में जब ये बार हटता है तो यहाँ चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों, यहाँ गलत मत कर देना। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, अलग अलग बार भी हो जाएगा लेकिन चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप भूल मत जाना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद मैंने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई करूंगा। जब जेड ब्रैकेट जेड बार प्लस डेल जेड पे बार प्लस का डेल जेड ब्रैकेट जेड ब्रैकेट प्लस डेल जेड पे बार माइनस जेड डॉट जेड बार अपॉन डेल जेड। दोस्तों ये बात समझ में आई, मैंने ये कैसे लिखा कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट संख्या और अगला ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड संख्या चिन्ह सहित, क्या चिन्ह सहित, और अगला ब्रैकेट माइनस मेरे पास जो वैल्यू थी वो वैल्यू। अब मेरे पास जगह कम करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मिटा रहा हूं। तो देखो दोस्तों ये जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आई, जेड को जेड बार से करूंगा तो जेड डॉट जेड बार, ठीक है, प्लस जेड डॉट डेल जेड पे बार प्लस डेल जेड डॉट जेड पे बार प्लस डेल जेड डॉट डेल जेड पे बार माइनस क्या चल रहा है, जेड डॉट जेड बार अपॉन डेल जेड। दोस्तों ये बात समझ में आ गई अपने, ये कहां से आई है, मैंने इसको क्या कर लिया, मैंने सोल्व कर लिया। जब इसको सोल्व किया तो क्या आ गया मेरे पास, ये टर्म आ गई। अब देखो मेरे पास जेड डॉट जेड बार और यहाँ क्या है जेड डॉट जेड बार, दोनों सेम राशि है, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो ये क्या कहेगी, इससे कट गई मतलब लेस हो गई। बची मेरे पास जो टर्म क्या बची मेरे पास, जेड डॉट डेल जेड पे बार प्लस डेल जेड डॉट जेड पे बार प्लस डेल जेड डॉट डेल जेड पे बार अपॉन डेल जेड, ये मेरे पास बची हुई टर्म बच गई। अब देखो दोस्तों इसमें क्या है, मेरे पास बार डेल जेड पे बार है, इसमें भी क्या है डेल जेड पे बार है, और इसके अलावा देखो यहाँ जो डेल जेड है और यहाँ भी क्या है डेल जेड है। अब देखो इन दोनों में से मैं कॉमन तो दोनों राशि ले सकता हूँ, दोनों राशि कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन जब मैं ये राशि कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास देखो बची हुई राशि कैसी होगी, इसके बाद में डेल जेड और जेड के रूप में। अगर मैं डेल जेड कॉमन लेता हूँ, डेल जेड कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास देखो दोनों राशि किसमें बचेगी, मेरे पास 12 बचेगी ना, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ डेल जेड कॉमन ले लिया। जब डेल जेड कॉमन लूंगा इस वाली टर्म और इस वाली टर्म से, तो मेरे पास बचेगी क्या, जेड पे बार प्लस डेल जेड पे बार, और यहाँ की जो टर्म बची वो क्या बचगी मेरे पास, जेड डॉट जेड पे बार अपॉन डेल जेड। यहाँ तक आया दोस्तों समझ में। जब ये टर्म मेरे पास आ गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जब प्लस प्लस होती है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब ऐसे इस प्रकार ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डॉट जेड पे बार प्लस डेल जेड पे बार अपॉन डेल जेड, और इसको प्लस जेड डॉट जेड जेड पे बार अपॉन डेल जेड, ये लिख सकता हूँ दोस्तों। जब मैंने इस वाले टर्म को ऐसे इस प्रकार लिख सकता हूँ मैं, तो देखो दोस्तों डेल जेड से डेल जेड क्या हो रहा है,
कैंसिल आउट हो रहा है, और यहाँ क्या बच रहा है मेरे पास, प्लस के जेड डॉट जेड बार अपॉन डेल जेड। मतलब जो मेरे पास बची हुई टर्म है उस प्रकार मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। जो बची हुई मेरे पास जो टर्म आई वो क्या है मेरे पास, जेड बार प्लस डेल जेड पे बार ब्रैकेट बंद प्लस जेड डॉट जेड बार अपॉन डेल जेड। ये किसके बराबर में चली थी हमारे, एफ ऑफ एक्स और लिमिट ऑफ डेल जेड टेंड्स टू जीरो। अब जब मेरे इसने ये सूत्र अप्लाई करता हूँ, मतलब लिमिट जब मैं इस पे अप्लाई करता हूँ, तो दोस्तों हमने एक बात करी थी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ हमें क्या है, मूल बिंदु पर, क्या मूल बिंदु पर, और मूल बिंदु की हमने चर्चा की थी कि वह बिंदु जहाँ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो देखो दोस्तों, जब x और y की वैल्यू जीरो होती है तो हम क्या मानते हैं, यहाँ z क्या है, एक बिंदु है जो किसके रूप में है, x और y के रूप में, मूल बिंदु पे। अगर मैं z टेंस टू डेल z टेंस टू में क्या मानता हूं, मैं इक्वल टू डेल x मानता हूं, डेल x मानता हूं, तो मेरे पास डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि जहां x की वैल्यू होती है तो वहां अपने आप y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि मूल बिंदु की बात करते हैं। कौन सी की बात कर रहे हैं, मूल बिंदु की बात करें, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ डेल y इक्वल टू जीरो। जब मैं ये अप्लाई करता हूं तो क्या होता है मेरे पास, एफ लिमिट ऑफ, यहां मैं अब लिमिट लगा रहा हूं, डेल एक्स टेंस टू जीरो। कौन सी, डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो देखो यहां मेरे पास जो जेड था उसको मैं क्या लिखूंगा, जेड डॉट, ठीक है, जेड पे बार प्लस इसका लिए क्या लिखूंगा मैं, डेल एक्स पे। अब देखो जब मैं इस पे कोऑर्डिनेट ले रहा हूं तो कोऑर्डिनेट लेते समय हम कोऑर्डिनेट पे कोई भी बार नहीं लगाते, क्योंकि कोऑर्डिनेट का कोई बार नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ इसकी बार को हटा दिया, प्लस जो वैल्यू बची थी वो क्या थी, जेड डॉट, इसका बार क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। दोस्तों आई बात समझे। तो देखो डेल एक्स से क्या हो गया, यहाँ डेल एक्स कैंसिल आउट हो गया, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ तो मैंने डेल एक्स को परिवर्तन कर दिया लेकिन जेड को मैंने एक्स में परिवर्तन नहीं किया। तो दोस्तों ऐसा बात इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जो परिवर्तन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, डेल जेड में परिवर्तन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, डेल जेड में, क्योंकि लिमिट ऑफ टेंस टू हमारे पास क्या है, डेल जीरो, डेल जेड टेंस टू जीरो। अगर यहाँ हमारे पास लिमिट डेल जेड के इक्वल में जीरो होती तो हम क्या करते, यहाँ एक्स को परिवर्तन करते और डेल जेड को रहने देते। आई बात दोस्तों समझे, इसलिए हमने क्या किया, केवल डेल एक्स में परिवर्तन किया, डेल जेड वाले को परिवर्तन किया है, और अब जेड को जो सिंगुलर राशि है उसको क्या कह रहे हैं, वैसा का वैसा रखा हमने। देखो देखिए जैसे मैं इसमें क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ, क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई, मतलब डेल एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करता हूँ। तो देखो मेरे पास जो डेल एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर में हो जाएगी, जीरो के बराबर में। तो क्या है मेरे पास, जेड प्लस जीरो प्लस जेड, ये वैल्यू आई। जब ये वैल्यू आई तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, जेड बार प्लस जेड के रूप में। ये कब अप्लाई आया, ये कब आया, जब एक्स एक्स की बात करी हमने, क्या बात करी थी, एक्स एक्स पर, मूल बिंदु किस बराबर, एक्स एक्स पे। इसको यहाँ लिख सकते हैं हम एक्स एक्स पर। आए दोस्तों समझे, ये कब आया हमारे पास, एक्स एक्स पे। अब दोस्तों इसके बाद हम जब डेल वाई की बात करते हैं, मतलब जब डेल डेल टेंस टू जीरो रखते हैं, तो लास्ट समीकरण थी कहाँ, वहां लिख रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोस्तों जब हम बात करते हैं किसके, डेल वाई की बात करते हैं, मतलब डेल जेड टू, डेल जेड टेंस टू क्या रखते हैं, डेल वाई रखते हैं, तो हमारे पास डेल एक्स टू जीरो हो जाता है। ये तो हम सब सोच लेते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन इस जब डेल वाई की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारे पास जेड टेंस टू क्या होता है, एक्स प्लस आईटा वाई होता है। क्या होता है, एक्स प्लस आईटा वाई होता है। तो जब डेल की बात करते हैं हम इसमें डेल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल जेड टेंस टू डेल एक्स प्लस आईटा डेल वाई होगा ना। तो जब भी हम एक्स को रोककर वाई की बात करते हैं, जब वाई के साथ क्या आता है, आयोटा, क्या आता है, आयोटा, जेड जेड इक्वल टू डेल जेड टेंस टू, जब मैं डेल वाई रखता हूं तो मेरे पास डेल वाई के साथ क्या आएगा, यहाँ आएगा। तो ये हमारे पास ध्यान रखने बात होगी, क्या आएगा यहाँ, आयोटा। क्यों आएगा, क्योंकि इसको जब मैंने, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, जेड टेंस टू क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। ये हर जगह क्या करते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं जहां हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इस पर क्या लगाया, आयोटा, भूल मत जाना दोस्तों, ये यहां लिख देता हूं मैं, जेड टेंस टू एक्स प्लस आयोटा वाई। चूंकि आए दोस्तों, इसको भूल मत जाना आयोटा का, क्योंकि आयोटा की वजह से हमें जो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ जो वाई की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो क्या होगी, डिफरेंट प्राप्त होगी। एक्स और वाई में क्या होगा, डिफरेंट प्राप्त होगा, वो केवल आयोटा की वजह से ही प्राप्त होगा। तो देखो दोस्तों, जब मैं इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी, यहाँ देखो ये तो जीरो हो ही जाएगा। इसको मैं इससे लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ डेल वाई टेंस टू जीरो, क्या आएगा, जेड बार प्लस डेल एक्स प्लस जेड डॉट डेल वाई अपॉन डेल वाई, इसके साथ आयोटा, इसके साथ आयोटा और
यहाँ y है ना, इसके साथ आएगा। ये तो यहाँ तक तो आपको दोस्तों समझ में आ ही गया होगा। अब देखो ये तो मेरे पास कैंसिल आउट हो जाता है, ये तो क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन जब मैं इसकी चर्चा करता हूँ, इसको कैंसिल आउट करता हूँ, तो मेरे पास क्या होता है, आइटा को हटाने के लिए मैं जब आइटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, आइटा डॉट आइटा, और आइटा डॉट आइटा कितना होता है, आइटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस की 1। इसलिए जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे पास, z बार माइनस का z। क्या आएगी मेरे पास, z बार माइनस का z। आए दोस्तों समझ में, ये माइनस क्या है, ये किसके कारण आया, आयोटा के कारण। और कौन से में, y एक्स में। यहां हम लिख सकते हैं क्या, y एक्सेस, कौन सी, y एक्सिस पर 0, क्योंकि मूल बिंदु पर हमने देखा तो अक्ष पे क्या होगा, 0 होगा। आए बात दोस्तों समझे। तो ये था हमारा इसका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट में, तो हम फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जब बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।